नमस्कार, मैं डॉक्टर जसपाल सिंह खत्री, कक्षा 11 इतिहास की पाठ्य पुस्तक विश्व इतिहास के कुछ विषय, इसमें लेखन कला और शहरी जीवन, हम इस पर आज चर्चा करेंगे। इस हेतु मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इसमें अपने चर्चा के बिंदु रहेंगे शहरीकरण का महत्व, शहरों में माल की आवाजाही, लेखन कला का विकास, उपसंहार, गृह कार्य, ये सब हम करेंगे इसमें। तो सर्वप्रथम हम चलते हैं इसमें शहरीकरण। तो शहरीकरण से आशय यह है कि जिसको हम शहर कहते हैं, दरअसल यह केवल जिस रूप में हम देखते हैं शहर और कस्बे, यहाँ बड़ी संख्या में लोग रहते हैं और शहरों की ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कुछ अलग विशेषता होती है। तो वह विशेषता यह है कि यहाँ पर खाद्य उत्पादन के अलावा बाकी विभिन्न प्रकार की गतिविधियां यहाँ पर होती हैं। यानी गांव में हम समझते हैं कि वहाँ खेती होती है, पशुपालन होता है, लेकिन जब हम शहरों को देखते हैं तो शहरों में खेती होती है। वो शहरों में हम देखते हैं कि खेती के अलावा जो उत्पादन की चीजें अन्य हैं, जो इसकी हमको आवश्यकता होती दैनिक जीवन में, वो समस्त गतिविधियां वहां पर होती हैं। इसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे हमको व्यापार होता है, कई प्रकार के शिल्प कलाओं का उत्पादन होता है, विभिन्न प्रकार की सेवाएं, चाहे ट्रांसपोर्ट की सेवाएं हों, अन्य लेखन की सेवाएं हों, ये सभी जो है नगरों में होते हैं। और नगर के लोग, एक विशेषता होती है कि नगर में कोई भी आत्मनिर्भर नहीं होता है। आत्मनिर्भरता से मतलब है कि निर्भर नहीं है, इसका आशय है कि वो लोग किसी भी काम के लिए जो अपना काम वो स्वयं करते हैं, बाकी कामों के लिए वो दूसरों के श्रम पर निर्भर करते हैं, दूसरों की सेवाओं पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे शहर में कोई मूर्ति बनाने वाला है, तो उसको मूर्ति बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। अगर वो पत्थर की मूर्ति बना रहा है तो उसको पत्थर चाहिए, उसको औजार चाहिए, उसको तरह-तरह की अन्य चीज सामग्री चाहिए। तो उसके लिए उसे दूसरों पर जो है निर्भर होना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से जो शहर हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता जो होती है, उसके लिए विभिन्न प्रकार के लोगों के श्रम की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए शहर की एक बड़ी विशेषता यह होती है कि इसमें श्रम विभाजन होता है। तो जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र की विशेषता होती है कि वहाँ पर कृषि और उसके उत्पादन होते हैं, पशुपालन होता है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में श्रम, व्यापार और सेवाएं ये होती हैं। तो इसलिए इन सेवाओं को या इन कार्यों को करने के लिए वहाँ पर श्रम विभाजन होता है। सबके काम बंटे रहते हैं और एक के काम का महत्व दूसरे के लिए भी होता है। सब एक प्रकार से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यही जो है डिवीजन ऑफ लेबर है, जिसको हम श्रम विभाजन कहते हैं। तो यही शहर की एक बड़ी विशेषता होती है। सामाजिक संगठन, तो सामाजिक संगठन से आशय है कि जो विभिन्न प्रकार के काम शहरों में दिए गए हैं, तो उनमें जो काम होते हैं, जैसे उनके लिए ईंधन की जरूरत पड़ती है, धातु की जरूरत पड़ती है, पत्थर, लकड़ी इत्यादि चीजों की जरूरत पड़ती है। तो वो एक समूह में काम करते हैं। शहरों में प्रायः हम देख लेते हैं कि जैसे किसी का काम है ट्रांसपोर्टेशन का, तो वो टोटल गाड़ियों के काम करते हैं। तो एक विशेष समूह के लोग उसमें लगे रहते हैं, उनका काम गाड़ियों का काम होता है। कोई जो है फर्नीचर का कार्य करते हैं, तो उस पर बहुत सारे लोग उसी विशेष लोग कार्य करने के लिए लगे रहते हैं।
कोई सेवाएँ देने के लिए जैसे नाई की सेवा देने वाले हैं, हॉस्पिटल की सेवाएँ देने वाले हैं। इस प्रकार से ऐसे कई समूह होते हैं, जो अलग-अलग कार्यों में लगे रहते हैं। ऐसे कई सामाजिक संगठनों की भी जो है, किसी शहरीकरण के लिए आवश्यकता होती है। श्रम विभाजन की भी और श्रम के लिए लगे हुए लोग, जो सामाजिक संगठनों में जुड़े हैं, ऐसे समूह में वो बँटे रहते हैं। तो इस प्रकार से सभी की जो है संग्रहण हो, वितरण हो, इन सभी में वो लोग लगे रहते हैं। और एक विशेषता ये भी होती है कि ये लोग इन लोगों को ये सब कार्य करने के लिए गाँव के लोगों पर उस रूप में निर्भर होना पड़ता है कि गाँव से इनको खाद्य पदार्थों की आपूर्ति होती है। तो उनके लिए जितने भी खाने की वस्तुएँ हैं, वो गाँव से आपूर्ति उसकी करते हैं। तो गाँव से जैसे उनको दूध मिल जाएगा, सब्जियाँ मिल जाएगी, अनाज मिल जाएँगे, फल मिल जाएँगे, तो ये इन सब की आपूर्ति वहाँ से होती है। तो जिसके कारण उनको इन कार्यों के लिए सहायता मिल जाती है और आसानी से जो श्रम के कार्य हैं, व्यापार के कार्य हैं, शिल्प के कार्य हैं, उनमें ये स्वतंत्र रूप से लग सकें, ये एक विशेषता होती है। इन्हीं के रूप में जो गाँव की निर्भरता है, ये सब होता है। और व्यापार जब लगा रहता है इनका, तो व्यापार में जो हिसाब-किताब है, वह उसकी आवश्यकता होती है कि व्यापार में बिना हिसाब-किताब के व्यापार तो हो नहीं सकता है। तो व्यापार के लिए लोग एक-दूसरे पर विश्वास करते हैं और जो सूचनाएँ दूसरे को देनी है कि मुझे इतने सामग्री की आपूर्ति करनी है, इस हिसाब से, इस रेट से यह सामग्री चाहिए या आपने आपूर्ति करनी है, तो उसका लिखित हिसाब-किताब होता है। तो उसके लिए भी क्या है, लोग चाहिए, उसका भी एक समूह बनता है, ऐसे कार्य करने वाले लोगों का एक ग्रुप बना रहता है। वो भी शहरों में एक सामाजिक संगठन के रूप में इसकी पूर्ति करते हैं और शहरीकरण के लिए यह आवश्यक होते हैं। तो वैसे ये कहा जाता है कि भई जो मेसोपोटामिया के नगर थे जिनके बारे में हमने बताया है कि दक्षिण में जो है उर थे, उर नगर है, जो उरुक है, ऐसे नगर वहाँ पर हैं। तो उन नगरों का विकास जो है बस्तियों के बाद धीरे-धीरे करके इनका विकास हुआ। तो 3000 अ, ईसा पूर्व जो है इन नगरों का विकास शुरू हुआ। तो आज से 3000 वर्ष पूर्व यानी 5000 साल पहले ही 2000 ईस्वी चल रहा है। तो ईसा पूर्व जो है ये कांस्य युग शुरू हुआ। कांस्य युग का आशय यह है कि वह कांसे की सभ्यता थी। कांसा धातु होती है और वो टिन और तांबे को मिला करके बनाया जाता है। तो प्रायः जो जहाँ जब बस्तियाँ बसनी शुरू हुई सभ्यता काल में, तो बस्तियों की विशेषता थी कि वो जिस धातु से सबसे पहले परिचित हुए वो तांबा होता है। तो ताम्र संचय संस्कृतियाँ विकसित हुई। इन्हीं के बाद में जब नगरीय सभ्यताओं में आए, तब लोग जो हैं कुछ और कार्य करने सीख गए थे। तब वो अन्य धातुओं से परिचित हुए। तो तांबे के बाद उनको रांगा, टिन इत्यादि सोना, चांदी ये सब मिलने शुरू हुए और वो लोग एक धातु से दूसरी धातु को मिला करके मिश्र धातु बनाना सीख गए थे। तांबा अपेक्षाकृत मुलायम होती है, जिसके हम बर्तन बना सकते हैं और कुछ पट्टिकाएँ इत्यादि इस रूप में उसका प्रयोग हम करते हैं। लेकिन उससे भी मजबूत धातु अगर हमें चाहिए तो हमको मिश्र धातु थोड़ा उससे मजबूत होती है, तो जो बेल आइटम होता है, तो वो उसका निर्माण जो है तांबा और रांगा को मिलाकर के कांसा बनता है। तो यानी जो 3000 ईसा पूर्व का मेसोपोटामिया का यह समय है, इन नगरों के लोग जो हैं मिश्र धातु बनाना सीख गए थे और उन्होंने कांसा बनाना सीख लिया था और कांसे के वो लोग कई प्रकार के औजार, मूर्तियाँ और अन्य प्रकार की सामग्रियाँ इन चीज़ों से बनाना सीख गए थे। इसलिए इस समय को हम कांस्य युग कहते हैं। तो इनकी आपूर्ति क्योंकि मेसोपोटामिया के भूगोल के विषय में हमने बताया कि जो पूर्वी और दक्षिणी मेसोपोटामिया है, यहाँ पर खाने-पीने की कोई कमी नहीं थी और दजला, फरात नदियों द्वारा लाए गए जो
डिपॉज़िट थे, जो उपजाऊ मिट्टी थी, उसमें काफ़ी मात्रा में कृषि होती थी। तो इसलिए इनको अनाज की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन रेगिस्तान होने के कारण दक्षिणी भाग यहाँ पर धातुओं की बड़ी कमी थी। तो धातुओं के लिए वो लोग दूसरों पर निर्भर होते थे। तो उनके लिए वो लोग अन्य देशों से जो है इन आपूर्ति का कार्य के लिए धातुओं का, पत्थरों का, लकड़ियों का, ये किसी कमी थी। जैसे वहाँ पर रेगिस्तान में आप जानते हैं कि वहाँ पर खजूर के पेड़ होते हैं। खजूर के पेड़ की लकड़ी जो है वो मजबूत नहीं होती है। तो फर्नीचर तो उससे थोड़ा बहुत बना सकते हैं, लेकिन व्यापार के लिए जैसे नावें बनानी हो या मजबूत कोई मकान बनाने के लिए मजबूत इमारती लकड़ी चाहिए, तो उसके लिए वह उपयुक्त नहीं होते हैं। इसलिए उस सामग्री के लिए उनको दूसरे देशों पर जो है वो निर्भर होना पड़ता था। तो उसके लिए वो पास के लोगों से निर्भर होते थे और नावों के द्वारा जो है इनको ढुलाई में जो है इसको लाया जाता था। तो आपने देखा होगा कि व्यापार के लिए व्यापारिक मार्ग यातायात के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। तो यातायात के जो साधन होते हैं हमारे पास, तो वो भूतल पर जो चलने वाले मार्ग हैं, तो आपके स्थल मार्ग हैं, तो उनसे चलने वाले जो व्यापार हैं, उसमें हम भारवाही पशुओं से एक स्थान का सामग्री दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। तो उसमें घोड़े हैं, ऊँट हैं, खच्चर हैं, भेड़-बकरियाँ हैं, इन पर सामग्रियों को लाया ले जाया जा सकता है। लेकिन जब बड़ी मात्रा में व्यापार करना हो, भारी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचाना हो, तो उसमें कठिनाई आती है, क्योंकि भारवाही पशु बहुत लंबी दूरी तय नहीं कर सकते। इसी प्रकार से वो बहुत भारी वस्तुएँ भी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते। तो इसके लिए जो है उनके पास मेसोपोटामिया के नगरों के पास जो फरात नदी है और जो दजला नदी है, वो उसका उपयोग उन्होंने जो किया, वो यातायात के लिए बहुत उपयोगी और काफ़ी सरल और सस्ता माध्यम था। तो इनके द्वारा क्योंकि विशेष मौसम में हवाएँ चलती हैं और नदी बहती है एक धार की तरफ, तो उसका भी बहुत लाभ होता है कि बिना परिश्रम के नाव जो है भारी से भारी सामग्री एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकती थी। तो यही कहने का आशय है कि नदी जो है, क्योंकि उसके द्वारा सामग्री एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाई जा सकती थी, तो वो बहुत उपयोगी थी। तो नदियों के कारण ही सभ्यता का विकास हुआ, यही कारण था कि नदियों के किनारे ही बड़ी-बड़ी सभ्यताओं का विकास हुआ और मेसोपोटामिया का विकास दजला और फरात नदी का उसमें बड़ा योगदान है। तो व्यापार की दृष्टि से दज उस समय जो फरात नदी है, उसको विश्व मार्ग के लिए भी बड़ा माना जाता था कि उसके द्वारा जो है विश्व मार्ग जो है प्रारंभ हुआ। जो शहर हैं, मेसोपोटामिया के शहर हैं, तो इसमें मैंने आपको बताऊँ कि जो माल सामग्री होती थी, व्यापारिक सामग्री, वो कई प्रकार की सामग्री उसमें लगती थी, जिसके लिए वो दूसरों पर निर्भर थे और इन प्राप्त सामग्री के द्वारा मेसोपोटामिया के जो नगर हैं, उनकी यहाँ पर बहुत सारे आर्थिक गतिविधियाँ वहाँ चलने लगी। तो शहरों में क्या-क्या कार्य होते थे? वो औज़ार बनाना जानते थे। तो बड़ी मात्रा में औज़ारों बनाते थे इन खनिज संसाधनों के द्वारा। वो बहुत सारी मोहरें बनाना जानते थे। वो लोग विभिन्न तरह के आभूषण बनाना जानते थे। गाड़ी व नाव बनाना वो जानते थे। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है कि ये भाला चित्र है। तो इसमें आप देखते होंगे कि ये जो मूर्ति है, इसमें जो इसके हाथ पर है, ये भाला है। तो भाले के द्वारा वो ये जो शेर है, उस पर आक्रमण करके, तो ये कोई ज़रूर अवश्य सिपाही रहा होगा, कोई सैनिक है जो बहादुरी के साथ जो है शेर का जो है सामना कर रहा है।
इसी प्रकार ये निचला वाला चित्र देखेंगे तो इसमें ये धनुष है और ये तीर जो है उस पे चढ़ाया गया है। तो ये दिखाता है कि किस प्रकार के अ, चित्र हैं और उनमें हथियारों का बड़ी मात्रा में प्रयोग हुए हैं। तो ये उन शहरों में होते थे। मोहरें कैसी होती थी? ये इस प्रकार की हड़प्पाई मोहरें हैं। तो मोहरों का आशय आप समझ सकते हैं कि मोहरें व्यापार में एक खास प्रकार की जो व्यापारिक लोग हैं, उनकी पहचान है उसमें। जैसे हम ऑफ़िसों में हम देखते हैं कि हर एक ऑफ़िस की एक सिग्नेचर होता है। तो डिजिटली साइन्ड होता है, तो ये पता चल जाता है ये अमुक अधिकारी का है। स्टैम्प लगी रहती है, तो उससे पता चल जाता है कि यह किस अधिकारी की स्टैम्प है। तो उसे पता यही हड़प्पाई मोहरों की विशेषता है कि व्यापारिक कार्यों के लिए ये अपनी पहचान है। तो उस पहचान के द्वारा हम बहुत सारी चीज़ों को, उनकी संस्कृति को, कल्चर को, उस तरह से हम समझ सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है कि भारत में प्राचीन काल में पत्थर की मोहरें होती थी, जिन पर चिन्ह अंकित होते थे। लेकिन मेसोपोटामिया में पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के अंत तक पत्थर की बेलनाकार मोहरें, जो बीच-बीच में आर-पार छिदी होती थी, एक तीली लगाकर गीली मिट्टी के ऊपर घुमाई जाती थी। इस प्रकार से कई प्रकार चित्र जो है वो बना देते थे। इस कार्य में कई प्रकार के कारीगर जो है लगे रहते थे और उसमें कई चीज़ों का उल्लेख रहता था उन मोहरों पर, जो चित्र से या लिखावट से अपने मालिक का बताते थे या अपने भगवान का जो है बताते थे या अपने पद प्रतिष्ठा वाले जो जो भी व्यक्ति है, उसकी आकृति या उसके सिग्नेचर या उसके बारे में उसमें छपा रहता था। ये मिट्टी की मोहरें होती थी जो पट्टिका पर लिखे पत्र पर घुमाया जाता था, तो प्रामाणिकता से उस मुद्रा का पता चल जाता था कि यह किसकी मोहर है। तो यहाँ अनेक प्रकार की बेलनाकार मोहर इत्यादि हमने बताई है। अगली बात है कि ये सामग्री आती कहाँ-कहाँ से थी? तो जैसा बताया गया कि हड़प्पा सभ्यता में भी मोहरें बनाने का काम होता था, वहाँ भी जो है कई, जो भारत की सभ्यता है हड़प्पा, वहाँ भी अपने लिए धातुओं के लिए भी उनको दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता था। उसी प्रकार से मेसोपोटामिया की नगरों में आर्थिक गतिविधियों को चलाने के लिए जो धातुओं की आवश्यकता थी, जो मिनरल्स रिसोर्सेज चाहिए थे, वो उनको तुर्की, ईरान और जो खाड़ी के देश हैं, उनसे यह सामग्री आती थी। तो खाड़ी का मतलब वहाँ फारस की खाड़ी है, जिसको ईरान की खाड़ी भी कहते हैं। उसके किनारे जो देश हैं, उनके विषय में बात हो रही है। तो क्या-क्या चीज़ें आती थी? तो तांबा आता था, रांगा, चांदी, सोना, सीपी, मूल्यवान पत्थर, ये चीज़ें आते थे। तांबा और रांगा आप समझ गए कि ये कांस्य के लिए प्रयुक्त होता था। सोना और चांदी और सीपी, ये जो है विभिन्न प्रकार के जो उनके ऑर्नामेंट्स होते थे, जो उनके जेवर होते थे, उनको बनाने के लिए, आभूषणों को बनाने के लिए इनका इस्तेमाल होता था। और जो मूल्यवान पत्थर हैं, जिनमें लॉपेज इत्यादि, जो लाजवंत मणि, नीले रंग के पत्थर, विभिन्न प्रकार के माणिक्य, ये सब चीज़ें, इनका जो उपयोग भी वहाँ पर काफ़ी मात्रा में, जैसे किसी मूर्तियों को बनाने के लिए रत्न से जड़ित करना होता था, इन कामों में उसको लगाया जाता था, उनको जड़ा जाता था, जिससे वो काफ़ी मूल्यवान जो है वो लगते जाते थे। इनके बदले में, क्योंकि व्यापार जो है बराबरी का सौदा होता है, जो चीज़ इनके पास नहीं है वह दूसरा इनको देगा, जो दूसरे के पास जो सामग्री नहीं है, जो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, हम उसको निर्यात करते हैं। तो आयात-निर्यात ये चलता रहता है। तो उन्होंने तरह-तरह की सामग्री मंगाई है, जिनमें विभिन्न प्रकार के मिनरल्स हैं, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी, मूल्यवान पत्थर इत्यादि हैं। तो वो इन्होंने तुर्की, ईरान और खाड़ी के देशों से मंगाया। और इन देशों में, क्योंकि ये जो देश हैं, जो अरब का प्रायद्वीप पड़ता है,
इसमें बहुत सारा ये पूरा अरब का पठारी भाग है और रेगिस्तानी भाग है, तो इसमें खेती की बहुत कमी है। यहाँ केवल जो नखलिस्तान है, उनमें खजूर इत्यादि ये सब उगते हैं, लेकिन वहाँ पर जो कृषि है, वो बहुत कम होती है या नहीं के बराबर होती है। तो उनको जो चीज़ें चाहिए, वो कृषि और उससे संबंधित चीज़ें अधिक चाहिए, अनाज चाहिए खाने के लिए, वो इनके पास अभाव है। तो और जबकि मेसोपोटामिया में पर्याप्त मात्रा में कृषि होती है, तो वो अपने कृषि के उत्पाद जो है वो इनको दिया करते थे। साथ ही साथ कपड़ा, क्योंकि यहाँ कपास इत्यादि की खेती भी हो जाती थी, उससे कपड़ा बनाया जाता था, उस कपड़े को वो लोग देते थे। कृषि से अन्य जो भी उत्पाद बनते हैं, खाद्य सामग्रियाँ बनती हैं, वो भी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में दिए जाते थे। तो नगरीय विकास में जो चीज़ें होती हैं, तो मैंने बताया कि शिल्प, व्यापार नगर में होता है। नगर में विभिन्न प्रकार की सेवा के कार्य होते हैं। नगर में कुशल परिवहन के साधन होते हैं। नगरों की विशेषता है कि जो परिवहन के माध्यम हैं, वो भारवाही पशुओं से और बैलगाड़ी से होता है। सबसे सस्ता परिवहन जलमार्ग है और फरात नदी उस समय का क्या है, बहुत बड़ी आ, विश्व व्यापार के लिए एक विश्व मार्ग जैसा वो बन गया था। इतनी बातें उसमें हैं। अगली बात हम देखते हैं, जैसा बताया कि व्यापार में हिसाब किताब रखने के लिए कुछ लिखना पढ़ना पड़ता था, उसके लिए लिखने की आवश्यकता होती थी, प्रमाणिक जानकारी उसी से मिल पाती थी। इसलिए इसमें लिखने का जो प्रारंभ हुआ क्रम, वह मेसोपोटामिया से हुआ। इसलिए मेसोपोटामिया की सभ्यता ने दुनिया को लेखन कला से परिचित कराया। हम जानते हैं कि जो भाषा है, तो मनुष्य का जैसे-जैसे विकास हुआ होगा, तो पहले इशारों से उसने कार्य किया होगा। इशारों से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समझ जाता था, हाथों के इशारे, सिर के इशारे, है ना? पैरों के इशारे, तो हम जानते हैं। इसके बाद ध्वनियों से, मौखिक ध्वनियों से उन्होंने प्रारंभ किया होगा, तो वो समझे होंगे। फिर जब वो गुफाओं में रहने लगे या प्लानिंग बनाने लगे कुछ चीज़, तो उसको उन्होंने चित्रों के द्वारा उन योजनाओं को समझाना शुरू किया होगा, उससे कुछ संकेत दिए होंगे। और धीरे-धीरे करके जो ध्वनि पर आधारित जो बातें हैं, कि वो लिख करके दूसरा उसी अर्थ में कैसे समझे, इसको लेकर के ये लेखन की बात आई होगी। लेखन मूल रूप से वही बात है जो हमने कही है बात, वो ध्वन्यात्मक अक्षर जो है आगे चल कर के लिपि में बदल जाते हैं, उसे हम लेखन कहते हैं। तो पहले जो लिपि आई है, वो कीलाक्षर की लिपि आई होगी। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में लगभग 3200 ईसा पूर्व, यानी आज से 5200 ईसा पूर्व कुछ पट्टिकाएं मिली। तो जो सबसे पुरानी पट्टिका है, वह 3200 ईसा पूर्व की है, यानी 5000 साल पहले। उसमें चित्रात्मक रूप में हमको 5000 सूचियां मिली, लिस्ट मिली हैं उस प्रकार। तो उन लिस्टों में क्या है, तो उनमें बैल बने हुए हैं, मछली, रोटियों के, अनाज के चित्र उसमें बने हुए हैं। अब उद्देश्य क्या है इनका, कि व्यापारिक लेन-देन इनका मुख्य वो था। मंदिरों में क्या आया, भेंट में क्या आया, उसका पूरा हिसाब-किताब इसमें था। तो मंदिरों के आस-पास ही जो ये पट्टिकाएँ मिली, तो ये जो चित्र देख रहे हैं आप, तो ये चिकनी मट मिट्टी की बनी हुई पट्टिकाएँ हैं, स्लेट हैं ये। और ये इसकी ऊँचाई जो है 3.5 सेंटीमीटर या उससे कम है। और इन पट्टिकाओं पर जो चित्र बने हुए हैं, वो बैल के हैं, मछली के हैं, अनाज के हैं और नाव के हैं ये। ये नाव देखिए आप, ये संख्याएँ हैं, कितनी प्रकार के नाव हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से बने हुए। अनाज अनाज और मछलियाँ आई होंगी, तो कितनी आई होंगी, तो उसकी मात्रा को ही दिखाते हैं ये। ये अनाज है, ये दिखाया गया है ये बैल का चित्र है। इस प्रकार के ये चित्रों के द्वारा जो है पट्टिकाओं में लिखना उन्होंने शुरू किया था।
तो जिस कीलाकार लिपि का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो वो कीलाकार लिपि इस प्रकार से यूनिफ़ॉर्म यानी ये कीलाकार का अर्थ है कि खूंटी, तो खूंटी में वो इस तरह के अक्षर होते थे। आज चाइनीज़ जापानी लिपि है, उसमें काफ़ी मात्रा में ऐसे अक्षर आपने देखे होंगे। तो ये संयुक्ताक्षर हैं ये। जैसे 2 किसी शब्द को बनाने जैसे एम हम लिखते हैं तो मौ से उसका आशय हो गया। तो एम यानी 2 प्रकार के उच्चारणों का उपयोग होता है उसमें। तो इनकी जो लिपि थी, कीलाकार लिपि, वो भी संयुक्त करके बनता था, तब जा कर के उनका अर्थ निकलता था। कोई शब्द बन पाता था उनका। तो ये संयुक्त अक्षरों का होता था, इसीलिए जो लैटिन भाषा का शब्द है क्यूनियस और फोर्मा, इनसे मिल करके बना हुआ है। क्यूनियस का अर्थ खूंटी है और फोर्मा का अर्थ आकार है, अर्थात कीलाकार, है ना? यानी कील की तरह जो बनी हुई जो लिपि है वो कीलाकार लिपि, यूनिफॉर्म आ गया उसमें। तो इस प्रकार से यह लिपि बनती थी। अब उनकी पट्टिकाएँ कैसे होती थी? तो ये पट्टिकाएँ जो बनती थी वो क्या हैं? मिट्टी की पट्टिकाएँ हैं। तो चिकनी मिट्टी की पट्टिका बनी है और उस पट्टिका को जब वो गीली होती थी, स्लेट होती, धूप पर इसको सुखाया जाता था, तो उससे पहले ही उस पर गीली पट्टिका जो उसको थापा उसको, तो स्लेट बन गई। अब उस पर जो कुछ अक्षर उन्हें कुरेदने हैं, सरकंडे के पौधे से उसमें उन्होंने आकार बनाए। जो भी लिखना होता था, वो सब लेखकों ने उसको लिखा। लिखने के बाद उसको फिर सुखाया जाता था और सूख करके एक पट्टिका बन जाती थी। एक कार्य के लिए एक पट्टिका जो है, काम उसमें होता था। तो इसमें बहुत सारी गणनाएँ से लेके इतिहास, भूगोल, उनका व्यापार का लेन-देन, कानूनी किताबें वगैरह सब इसी में ही इन पट्टिकाओं में लिखी रहती थी। जिस प्रकार से हम पुस्तकों का प्रयोग हम करते हैं, तो यूँ समझ लीजिए 1 पेज के लिए 1 पट्टिका और जो पट्टिका एक बार लिख गई, अगर वो गलत लिख गई तो उसको तोड़ दिया जाता था, तो फिर नई बनाई जाती थी। यानी करेक्शन का कोई साधन इसमें नहीं था क्योंकि पट्टिका एक बार सूख गई तो स्थायी हो जाती थी। तो इस प्रकार से इस सभ्यता में बहुत सारी पट्टिकाएँ हमको मिली हैं। तो उन पट्टिकाओं के आधार पर ही हम विभिन्न प्रकार की सूचना इस मेसोपोटामिया की सभ्यता से हम प्राप्त करते हैं। तो ये इसमें कीलाक्षरों में लिखा है जिसमें एक गणितीय अभ्यास इसके ऊपर हुआ है। इसमें एक ये त्रिभुज बना हुआ है, उसकी कैलकुलेशन के बारे में कुछ लिखा है और कुछ रेखाएँ होती हैं। तो जो इस पर जो है मिट्टी में दबा करके ये अक्षर जो है अंकित किए गए हैं। तो 2600 ईसा पूर्व में पहले जो अ, वर्ण होते थे यानी 3200 ईसा पूर्व मैंने आपको बताया कि वहाँ पर क्या प्रारंभ हो गया था, पट्टिकाएँ मिलनी शुरू हो गई थी। लेकिन जो शुरुआत की पट्टिकाएँ थी उनमें चित्रात्मक लिपि थी। लेकिन 2600 ईसा पूर्व आते-आते वो क्या हो गए उनके वर्ण कीलाकार में हो गए। अब धीरे-धीरे इनकी भाषा का उपयोग इसमें अब समझ में आ गया कि कीलाकार लिपि को और विकसित किया उन्होंने, तो उनकी भाषा बन गई सुमेरियन। बाद में इसका और विकास हुआ तो अकेडियन ने उसका स्थान ले लिया। और इनका उपयोग मैंने आपको बताया कि इन पट्टिकाओं का और इस भाषा का इस्तेमाल वो किस में करते थे? हिसाब-किताब करने में। यानी व्यापारिक लेन-देन जो भी करने हैं वह पूरा हिसाब-किताब जो है इसी में होता था। इन पट्टिकाओं में किसी व्यापारी ने दूसरे व्यापारी से जो कि दूसरे देश का है, उससे कोई सामग्री मँगानी है, तो कितनी सामग्री मँगानी तो उसने पट्टिका में लिख कर के भेज दिया, मुझे इतनी सामग्री चाहिए। तो उस पट्टिका के हिसाब से और उसमें लगी हुई मुहर के हिसाब से पहचान करके वो उतनी मात्रा की सामग्री उसको उपलब्ध करा देगा। तो यह व्यापार में आप भी जानते हैं आज जो है कितना हिसाब-किताब किस प्रकार से रखा जाता है, तो वही उस समय इसी माध्यम से प्रामाणिक व्यापार हो जाता था, जिसमें उनको हिसाब-किताब करने में आसानी रहती थी। वो शब्दकोश बनाने में उसका प्रयोग करते थे पट्टिकाओं का।
तो शब्दकोश का मतलब वो कई प्रकार के नए शब्द उनको बनाने होते थे, जो वो बोलचाल में प्रयोग करते थे। उस बोलचाल को समझने के लिए वो किस रूप में अक्षरों में अंकित हो पाएगा, जो ध्वन्यात्मक शब्द हैं, वह लिप्यात्मक शब्दों में कैसे बदले, इसी के लिए यह भाषा का इस्तेमाल होता था उसमें। इसके अलावा राजा द्वारा ये कानूनी आदेश, जो भी वो आदेश देता था या अपने दूसरे देश के राजाओं को जो पत्र के माध्यम से जो भेजता था, वो इन्हीं पट्टिकाओं में ऐसे आदेश लिखता था या पत्र लिखता था। इसमें इन पट्टिकाओं का इस्तेमाल होता था। तो कीलाका लिपि का उपयोग 2000 ईसा पूर्व तक होता रहा। बाद में इसका स्थान जो है जो आपको पता है कि जो अकेडियन और बाद में जो भाषा हुई, जो इसको हम हिब्रू भाषा कहते हैं, उसमें इनका प्रयोग होता रहा, जो कि आज भी जो है ज्ञात भाषा है, जिसके माध्यम से हम इन पुरानी पट्टिकाओं को पढ़ सकते हैं। भाषा विज्ञानी इसमें बड़े एक्सपर्ट होते हैं। अब अगली इसमें जाते हैं कि जो साक्षरता, दरअसल जो मेसोपोटामिया के नगर थे, उनमें अ, यह देखा गया, पट्टिकाओं के माध्यम से ही पता चला और अन्य बातों से पता चलता है कि वहाँ साक्षरता बहुत कम थी। केवल कुछ ही लोग थे जिनको हम लिपिक वर्ग कहकर संबोधित कर सकते हैं। ऐसे लोग थे जिनका काम था लिखना पढ़ना सीखना। कई राजा भी लिखना पढ़ना सीखते थे, तो अपनी प्रशस्तियों में इसका उल्लेख करते थे कि हमारा राजा जो है पढ़ा लिखा है या मैं पढ़ा लिखा राजा हूँ। और उनको जो कुछ लिखवाना होता था तो उसको उसके लिए जो है उनके यहाँ जो उनके लेखक वर्ग होता था, जो उनके माथत होते थे, कर्मचारी होते थे, उनका कार्य था कि नई-नई शब्दों की रचना करना, शब्दकोश बनाना और उसको उसके आधार पर पट्टिकाओं पर लिखना। ऐसे लेखक वर्गों का मेसोपोटामिया की सभ्यता में एक खास वर्ग था, जिनका काम यही था। बाकी बहुत सारे लोगों को जो अपने विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में वो लगे रहते थे, उनको ज़्यादा साक्षरता में साक्षर होना कोई आवश्यक नहीं था। इसलिए मेसोपोटामिया के नगरों के लोग बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं थे, केवल कुछ ही खास वर्ग के लोग ही पढ़े-लिखे थे। तो उन पत्रों में जो है अक्सर वो लिखा करते थे कि भाई मैंने अमुक सेवक जो है राजा के लिए कि निवेदन किए गए हैं, हम आपसे ये निवेदन कर रहे हैं, जैसे प्रार्थना पत्रों में लिखते हैं, या आप मुझे जो सौंपे गए कार्य हैं वो मैंने पूरा कर दिया है। इसी प्रकार से वो लोग इन इनमें जो है उपयोग करते थे। महाकाव्यों की रचना, काव्य वगैरह ये सब उसमें प्रयोग करते थे। तो राजा लोग अपने कार्यों की प्रसिद्धि के लिए, ताकि उनको लंबे समय तक याद रखा जा सके, इसके लिए उन्होंने बड़े-बड़े महाकाव्यों की रचना की। तो उन महाकाव्यों में वो अपने अपना वर्णन करते थे। ऐसे ही क्या हुआ कि एक कहानी आती है कि सुमेर का जो राजा था, तो उसका नाम था एनमरकर। तो उसने अपने शहर में एक बहुत सुंदर मंदिर बनाया था और उस मंदिर को सजाने के लिए उसको लाजवत और अन्य तरह की बहुमूल्य रत्न, धातु इत्यादि चाहिए थी। तो उसने अपना एक दूत जो है उसको संदेश दिया कि दूर देश जो है, एक कोई अरट्टा नाम का देश है, वहाँ के राजा के पास तुम जाओ, और उसकी दिशा भी बता दी उसने कि जो है सूरज यहाँ से निकलता है, तुम इस दिशा में जाओ और वहाँ वो देश मिलेगा। तो वो उसी प्रकार से वो बहुत दूर कई पहाड़ियों को पार करता हुआ उस देश में वो दूत पहुँचा होगा। जब ऊँची पहाड़ी पर चढ़ा तो उसने सूसा नाम का एक नगर देखा। उस नगर में वो बहुत छोटा-छोटे नगर दिखे, तो उसकी तुलना वो चूहों से करता है। तो इस प्रकार से उन्हें 5
पर्वतमालाएँ पार की, फिर 6 पर्वतमालाएँ पार की, ऐसे करते-करते वो आखिरकार उस देश को अरट्टा को पहुँचा। जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ के राजा को वो बता नहीं पाया क्योंकि उतनी लंबी यात्रा करके वो भूल गया कि उसे मँगाया क्या था। फिर वो वापस आता है, फिर उसको दोबारा भेजा जाता है, फिर वो गड़बड़ कर जाता है। जब वो इस प्रकार से गड़बड़ करता है, तब राजा उसको इसी प्रकार की एक पट्टिका बना कर के देता है। उस पट्टिका पर वह कुछ अक्षर बना कर के देता है कि उसको क्या-क्या चाहिए। तो जब वह वहाँ के अरट्टा के राजा के पास जाता है, तो तब उसने वो पट्टिका दिखाई और जब उसने देखा कि इसमें तो ऐसे अक्षर हैं, राजा ने देखा कि वह ध्वनि के अनुसार वो अक्षर बने हुए हैं। तब उसको पढ़ने के आधार पर उसने बड़ी प्रशंसा की उनकी और उनको वो सामग्री जो भी मँगाई थी, वो बड़ी प्रसन्नतापूर्वक उनको दे दी। तो ख़ैर ये घटना चाहे सच रही हो या न रही हो, इससे यह पता चलता है कि वहाँ पर जो भी व्यापार होता था, उसमें राजा का बड़ा महत्व है। राजा किस देश से व्यापार के लिए सामग्री मंगाता है, तो उसके लिए वह बढ़ावा देता था, लेखन कला को बढ़ावा देता था। तो ऐसा वह इस प्रकार से मेसोपोटामिया के नगरों में इसमें राजा का बड़ा योगदान है। इसको थोड़ा आप देख लेंगे कि यह एक महिला का एक चित्र है, जिसको वारका शीर्ष कहते हैं। तो इसमें ये आँखें देख रहे होंगे आप, इसकी भौहें देख रहे होंगे, इस सिर पर ये मुकुट के लिए मुकुट रहा होगा तो एक खाली स्थान हो गया। इसका अर्थ यह है कि इसकी आँखें और इसकी भौहों पर जो है अलग-अलग जो रत्न हैं वो जड़े होंगे। मुकुट पर भी कई रत्न जड़े होंगे। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मँगाई होगी। तो आपने पता करना है जो सामग्री हिसाब से कहाँ से और कैसे करके ये मँगाए जाते थे। इस भाग में हमने चर्चा की कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के में जो शहरीकरण है उसका क्या महत्व है और मेसोपोटामिया के नगरों में लेखन कला का विकास किस प्रकार से हुआ। इन 2 विषयों की हमने चर्चा की। धन्यवाद।